जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पहुजल एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं और स्टूडेंट्स ने फिल करना भी शुरू कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है कि वो किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करे, तो वो हमारा एक यूट्यूब का वीडियो देख सकता है। वहाँ पर हमने इन डिटेल डिस्कस किया है कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरीके से हम इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना होता है, उन्हें बनना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लीगल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ जैक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और साथ में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उनकी लाइफ में चल रही होती है, जो इस एज में अक्सर हर एक स्टूडेंट को फेस करनी होती है, तो वो थोड़ा सा उनके लिए सही हो जाता है कि अगर उनको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या करना है हमें, इन डिटेल हम इसका डिस्कशन करेंगे। अब इस किसी भी एग्जाम को, इसी एग्जाम को नहीं, किसी भी एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है तो हमें क्या करना चाहिए, उस एग्जाम के सिलेबस से हमें गो थ्रू करना चाहिए सबसे पहले। फिर हमें देखना चाहिए इस एग्जाम का कट ऑफ कितना रहा है। फिर उसके बाद में हमें एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हमें पीवाईक्यूज देखने चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना चाहिए। फिर उसके बाद में प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद में क्या कट ऑफ रही है और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम के लिए अभी ऑलमोस्ट केवल 2 मंथ्स बचे हैं, यानी 50 डेज हैं हमारे पास। किस तरीके से हम इस एग्जाम से गो थ्रू कर पाएं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट सोच रहा है कि इस एग्ज़ाम में अगर वो नेट क्वालिफाई करना चाहता है, वो क्वालिफाई करना चाहता है फॉर पीएचडी एडमिशन, या फिर वो जेआरएफ को क्वालिफाई करना चाहता है, तो मैं एंड में ज़रूर बताऊंगा कि इन स्टूडेंट्स को किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए और किस तरीके से इस एग्ज़ाम से गो थ्रू करना चाहिए। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि यहीं पर इसी यूट्यूब पर हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए सेशन लेके आएंगे, हम उनका डिस्कशन करेंगे और साथ ही हम यूजीसी नेट के एग्जाम्स के जो भी पेपर होंगे उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब हम इस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। जो यूजीसी नेट का जो जून में होने वाला जो ये पेपर है, इसके अंदर क्या रहने वाला है। इसके अंदर 2 पेपर सेट होंगे। पेपर 1 होगा जो आपका टेस्ट करेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर पेपर 2 होगा जो आपका लॉ पोर्शन होगा, जहां पर आपके लॉ के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब उन क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसमें 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जो लॉ का पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्शन रहने वाला है इस एग्जाम के अंदर। तो अगर हम देखें इस एग्जाम के अंदर क्या क्या पोर्शन रहने वाला है, तो देखिए एक सेकेंड। इस एग्जाम के अंदर अगर हम समझे तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 में क्या रहने वाला है, जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यानी ये एग्जाम हो रहा है यूजीसी नेट के लिए, यानी रिसर्चर के लिए, यानी आप अपनी पीएचडी का रिसर्च करेंगे, वहां जाकर अपने सब्जेक्ट का आप एक्सपर्ट बनेंगे, तो और टीचिंग करेंगे लाइफ में। तो जो सबसे पहला पेपर वो जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का रहने वाला है। ये इस पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स रहने वाले। फिर जो सेकेंड पेपर होगा उसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी अगर हम बात करें लॉ की, तो वहां पर लॉ के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब वो लॉ के क्वेश्चंस कौन कौन से लॉ सब्जेक्ट से आने वाले हैं उसको भी हम देखेंगे। यहां पर 100 क्वेश्चंस रहने वाले और 200 मार्क्स होंगे। ठीक, अब देखते हैं हम सिलेबस को कि सिलेबस कौन कौन से, सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है और पेपर 2 लॉ के सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। अब लॉ के कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं हम उसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस से काफी क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में और वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से स्टैटिक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस को इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, उसके एमसीक्यूज को सोल्व करना पड़ेगा। और अगर आप और अच्छे से एनहेंस करके अगर उस एग्जाम में इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो इन डिटेल आपको क्लासेस ज्यूरिस्प्रूडेंस की देखनी चाहिए।
उसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, केस लॉज आते हैं, और यहाँ से भी मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स या फिर जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डीपीएसपी हो गया, इमरजेंसी का प्रोविजन हो गया, या फिर पार्लियामेंट हो गया, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या फिर लैंडमार्क केसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यहां से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेशनल लॉ भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। उसके बाद में लॉ ऑफ क्राइम्स, यानी लॉ ऑफ क्राइम्स आईपीसी से यहाँ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सीआरपीसी और सीपीसी से क्वेश्चन नहीं रहने वाले। आपको ध्यान देना है, लॉ ऑफ क्राइम है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल आईपीसी से क्वेश्चन रहेंगे, सीआरपीसी से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यानी प्रोसीजर लॉ नहीं आएगा। उसके बाद में लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी लॉ ऑफ टॉर्ट्स से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी क्वेश्चन रहते हैं 2 से 3। यानी इस एग्जाम के अंदर जितना भी सिलेबस है वो प्री डिफाइंड नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, बट इतना जरूर डिफाइन है कि हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी हर सब्जेक्ट से 2-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है किसी सब्जेक्ट से 12 क्वेश्चन आ जाए। यानी यहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर एकदम इक्वल वेटेज के साथ आपको उनको क्या देना है, अटेंशन देनी है। यानी उस सब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। आप किसी सब्जेक्ट को यहाँ पे लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। आपको हर एक सब्जेक्ट को सेम वेटेज के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि वहां पर मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो कॉमर्शियल लॉ है, फिर फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ के अंदर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ सब एड ऑन है। उसके बाद में एनवायरमेंटल लॉ है, ह्यूमन राइट्स एंड लीगल थ्योरी, यानी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स और लीगल थ्योरी से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद में कॉन्टेम्परेरी लीगल डेवलपमेंट्स, यानी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ से करंट डेवलपमेंट्स हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट्स आ रहे हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हम देखेंगे, हमने सिलेबस देखा, कोई भी एग्जाम हो उसका हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, सिलेबस। हमने सिलेबस देखा। अब हम इस एग्जाम की कट ऑफ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इस एग्जाम की क्या कट ऑफ रही है। तो देखिए, यूजीसी नेट का जो लास्ट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम था उसकी क्या कट ऑफ रही है। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए जेआरएफ का जो कट ऑफ था वो था 218। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए जो कट ऑफ था वो 194 था, और पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन के लिए 174 था। यानी इस एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, यानी 150 क्वेश्चन होंगे, और आउट ऑफ 300 आपको मार्क्स मिलेगा। यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और यहां पर जो जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 218। अब ये जो कट ऑफ है किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। अगर उस एग्जाम के अंदर जितने भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उसके बेसिस पे आपको जेआरएफ मिलता है। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो कट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पे भी डिपेंड करती है और आपकी प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 218 रहा है, 194, 174। जब हम देखते हैं ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर का 202 रहा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 178 है, और पीएचडी में एडमिशन के लिए 158 रहा है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 208 रहा है, जो कि ओबीसी से ज्यादा रहा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 180 रहा है, और पीएचडी में एडमिशन के लिए 156। यहां पर पीएचडी में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम रहा है। फिर बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की, 190 फॉर जेआरएफ, 166 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और पीएचडी एडमिशन के लिए 148 रहा है। फिर बात करें हम एसटी कैटेगरी की, तो 190 रहा है जेआरएफ के लिए, सेम है एससी एसटी का। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 156 है, और यहां पर पीएचडी एडमिशन के लिए 138 रहा है। यानी ये कट ऑफ आपके सामने है, यानी 300 मार्क्स में से अगर आपको 218 मार्क्स आ रहा है तो आपका जेआरएफ एग्जाम निकल रहा है। अब जेआरएफ के लिए 2 महीने में प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ होता है। कोई आपसे कहे कि जेआरएफ 2 महीने में निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। मैं फैक्ट्स के साथ आपके साथ बात करूंगा। अगर आपने उन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ रखा है, इन डिटेल आपने उनके नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, आपने थोरोली केस लॉज पे काम कर रखा है, तो आपका डेफिनेटली 2 महीने में जेआरएफ निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन की नहीं, आप जस्ट फैमिलियर उन सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप ट्राई करें कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी नेट के एग्जाम निकल जाए। वो 2 महीने में आपका निकल सकता है। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ने पहले से इन डिटेल डिस्कस कर रखा है, बहुत सारा अच्छे से पढ़ रखा है पूरे सब्जेक्ट्स को, तो उसका 2 महीने की प्रिपरेशन में भी जेआरएफ निकल सकता है। उसे क्या करना है, उस स्टूडेंट को बेसिकली फोकस करना है पीवाईक्यूज पे, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन पे फोकस करना है। क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे जेआरएफ की, तो जेआरएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको जेआरएफ के लिए केवल और केवल फोकस करना है पीवाईक्यूज पे। जैसे ही आप पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस का क्या फॉर्मेट है।
क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको पता लगेगा, आपने इन डिटेल पहले से पढ़ रखा है, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर पाएंगे। अब कुछ ऐसे वीक एरियाज भी होंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, आप फिर से उनको रिवाइज कर सकते हैं। अब बात करें पेपर 1 की, अगर पेपर 1 को आपको अच्छे से करना है तो आपको क्या करना होगा? पेपर 1 को अच्छे से करने के लिए केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यानी आपको पेपर 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड को एक बार रीड करना होगा, उसके बाद जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आपके 50 में से 35 से 40 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके लिए जेआरएफ निकालना आसान हो जाएगा। यानी 35 से 40 इन बिटवीन अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका जेआरएफ निकालना आसान हो जाएगा। पेपर 2 के अंदर आपको एमसीक्यूज लगाना है, आपको बेयर एक्ट को रिवाइज करना है, उसके बाद में आपको लैटिन मैक्सिम यानी लीगल मैक्सिम्स है उनको बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद में केस लॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, तो आपको केस लॉज पे भी फोकस रखना है, चाहे वो लैंडमार्क करंट लैंडमार्क हो या फिर जो पुराने लैंडमार्क केसेस हो उनको भी आपको फोकस देना है। यानी केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल मैक्सिम है और बेयर एक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद में मैंने आपको जैसे बताया कि आप पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कुछ आपके वीक एरियाज है, उन वीक एरियाज पे आपको काम करना है। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो अभी नेट के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका नेट निकल जाए, यानी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज देखने हैं। जैसे ही आप पीवाईक्यूज देखेंगे आपको पता लगेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से किस किस वेटेज के साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद में आपको सेक्शंस पता लगेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको फोकस करना है। पेपर 1 में आपको भी सेम स्ट्रेटेजी रखनी है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को रीड करना है, उसके बाद में जितने भी पेपर 1 के पीवाईक्यूज है उनको प्रैक्टिस करना है। यानी आपको पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस को थोरोली प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा? उससे बार बार प्रैक्टिस करने से आपके जो मार्किंग होगी वो 35 से 40 के बीच में आ जाएगी, एंड दैट इज इनफ टू क्लियर दी नेट एग्जाम, ठीक। उसके बाद में लॉ का सब्जेक्ट है। अब लॉ सब्जेक्ट के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट को डायरेक्ट रीड करना ही पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कोई पीवाईक्यू है वहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि आपका ये वीक एरिया है, उस पे काम करने के लिए आपको डायरेक्ट से गो थ्रू करना होगा और आपको लीगल मैक्सिम और उसके साथ में लैंडमार्क केसेस उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। उनको थोरोली आपको बार बार रीडिंग करनी होगी ताकि आपकी मेमोरी में वो सेट हो जाए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जिन स्टूडेंट्स को केवल पीएचडी में एडमिशन लेना है, उन स्टूडेंट्स के लिए 2 महीने में एग्जाम निकालना बेहद आसान है। उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें केवल और केवल पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड को रीड करना है, मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। और करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं, लैंडमार्क केसेज हैं या लीगल न्यूज़ है, कभी कभी करंट जीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना है करंट अफेयर्स के साथ में, और उनके लिए बेहद आसान है पीएचडी एडमिशन के लिए इस एग्जाम को क्रैक करना। जो मुश्किल काम है वो है जेआरएफ। अगर जेआरएफ आपका तभी निकल पाएगा जब आपने इन सब्जेक्ट्स को पहले से पढ़ रखा है, तो आपका डेफिनेटली 2 महीने में एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहते हैं तो भी आपका एग्जाम निकल सकता है इन 2 महीने में। लेकिन आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल लॉ सब्जेक्ट पे नहीं बल्कि पेपर 1 पे भी फोकस करना है, और वो मैंने आपको बताया। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड रीड करना है और पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, और पीवाईक्यूज से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका वीक एरिया कौन सा है और वहां पर आपको काम करना है। दैट्स इट। इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। जो बच्चे आपके छोटे भाई बहन होंगे जो भी क्लैट देना चाहते हैं या फिर लो एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए पहुंचो लॉ एकेडमी लेके आया है अप टू 100% स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप को कैसे अवेल कर सकते हैं आप? इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसमें अपीयर होना है। उसमें अपीयर होने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करेंगे आपका टेस्ट शेड्यूल हो जाएगा और आप पा सकते हैं फ्री क्लैट यूजी कोचिंग। अब ये केवल क्लैट के लिए नहीं बल्कि एलेट, डीयू, एलएलबी, जामिया, आईपी, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, बीएचयू, एएमयू, एमएससीटी यानी हर एक लो एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एंड में कि हम लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली लॉ सब्जेक्ट ही डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको खुद से टीचिंग एप्टीट्यूड को रीड करना और पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, दैट इज इनफ। वो इनफ है, उसको इतना वेटेज नहीं देना है। वो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया है। तो लॉ सब्जेक्ट्स पे हम थोड़ी सी कमांड रखेंगे क्योंकि यहाँ पे लैंडमार्क केसेस आएंगे, लीगल मैक्सिम्स आएंगी और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट होते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो याद करना मुश्किल होता है, तो अगर उनको हम वीडियो में बार बार देखते हैं या इन डिटेल हम आपस में डिस्कशन करते हैं तो वो हमें आसानी से याद रह जाते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वेट कीजिएगा, जल्द ही हम लेके आ रहे हैं PYQ सीरीज. थैंक यू. Subscribe for more content.